Hello students, today in this lecture we are going to discuss the concepts of thermodynamics. So the very first concept in this lecture which I will discuss with you is the concept of internal energy. तो देखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बेटा किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी कंटेंट होता है उसको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। ये टोटल एनर्जी कंटेंट से मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी कंटेंट बेटा सिस्टम के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स का मोशन है, मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। तो सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी energy of the system on the account of molecular motion and molecular configuration. ओके सर, तो सर मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और जो एनर्जी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गिवन सिस्टम. सो द इंटरनल एनर्जी, लेट अस सपोज इट as say u, so it will be equal to the sum of the energy on the account of the molecular motion and the energy on the account of the molecular configuration. So UK is the kinetic energy of the molecules. It is the energy on the account of molecular motion, and thus UP is the energy on the account of molecular configuration. Got it sir? तो बेटा ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी है या फिर जो टोटल एनर्जी है जिसको हमने इंटरनल एनर्जी बोला है, ये इंटरनल एनर्जी बेटा इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को. सो इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. गॉट इट सर? तो जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो सिस्टम का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा. सिस्टम का अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है. बात समझ आ गई? तो ये पहला की पॉइंट है जिसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि इंटरनल एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम पे कब तक डिपेंड करेगा? तब तक डिपेंड करेगा जब तक स्टेट सिस्टम का चेंज नहीं होता है. और अगर स्टेट चेंज होता है तो सॉलिड स्टेट में सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मिनिमम होता है, लिक्विड स्टेट में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, गैसियस स्टेट में और ज्यादा हो जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पहली इंपॉर्टेंट बात. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सॉलिड स्टेट इज मिनिमम एंड इट इज लेस देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द लिक्विड स्टेट एंड देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसियस स्टेट. गॉट इट सर? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सर कि बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफाइंड होता है और मॉलिक्यूल सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं. इसलिए जो एनर्जी कंटेंट होगा, जो इंटरनल एनर्जी होगा, वो मिनिमम होगा. लिक्विड स्टेट में क्या होता है? लिक्विड स्टेट में द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे आर फ्री टू मूव. ओके सर, दे आर फ्री टू मूव. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी है वो चेंज होता है. अब गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस स्टेट में क्या होता है? जब वही सिस्टम गैसियस स्टेट में आता है
तो स्टूडेंट्स द मॉलिक्यूल्स दे आर टोटली फ्री टू मूव, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो जो एनर्जी है मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है। इसलिए स्टूडेंट्स जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का वो गैसियस स्टेट में ज्यादा होता है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का। वाटर जो सॉलिड स्टेट में है तो आइस है। आइस जब है तो स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी आइस का मिनिमम है। इंटरनल एनर्जी जब ये आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है, आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, मतलब आइस ने एनर्जी एब्सॉर्ब किया, तो ये जो एनर्जी है ये सिस्टम के अंदर एड ऑन हो गया। एड ऑन होने के बाद फिर जो टोटल एनर्जी है अब हम उसकी बात करेंगे। तो जब आइस मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ गया तो लिक्विड स्टेट में जो वाटर आइस से बना था उसका एनर्जी स्वेंस आइस से तो ज्यादा होगा। अब इमेजिन करिए ये जो वाटर लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है, जब ये वाला वाटर वेपोराइज होता है, वेपोराइज अपने आप तो नहीं होगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा, बॉइलिंग पॉइंट अटेन होगा, बॉइलिंग पॉइंट अटेन होने के बाद फिर ये वेपोराइज होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर और ज्यादा एनर्जी एड अप हो गया वाटर के अंदर, तो मतलब इंटरनल एनर्जी गैसियस स्टेट में वाटर का मैक्सिमम है। तो दो की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट, इंटरनल एनर्जी टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, तब तक करता है जब तक सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं होता। सिस्टम का स्टेट अगर चेंज होता है तो सॉलिड स्टेट में अगर सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी मिनिमम होगा, लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम और सॉरी उससे ज्यादा हो जाएगा, और गैसियस स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, तो इंटरनल एनर्जी के ये की पॉइंट्स हैं, आप इनको एक बार कॉपी कर लें। सर सब बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। गॉट इट सेंस? क्लियर? आपको समझाने के लिए पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट अस सपोज से द आइडियल गैस is enclosed within the cylinder whose walls are conducting and the cylinder is provided with the movable piston. Got it? अब suppose करिए, let us suppose say delta Q be the heat energy which is supplied to the system. Okay sir? अब जब गैस हीट एब्सॉर्ब करेगा तो एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पिस्टन पर एक्सपेंडिंग गैस ने वर्क किया और साथ साथ टेंपरेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस हीट की वजह से क्या होता है, इस हीट की वजह से ये जो हमने हीट सप्लाई किया, इस हीट की वजह से सिस्टम का टेंपरेचर इंक्रीज करेगा और इसके साथ में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट इज वर्क इज डन बाय द गैस। ओके सर? तो अब ध्यान से देखिए बेटा, डेल्टा क्यू इट विल बी द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। टेंपरेचर में चेंज आया मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, क्लियर? और एक्सपेंशन की वजह से वर्क डन हुआ। तो ये जो स्विस बेसिक मैथमेटिक्स है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। गॉट इट सर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट मैं बोर्ड पर दे रहा हूं। It states that the heat exchange between the system and surroundings is equal to the algebraic sum of the change in internal energy
of the system and the work done on or by the system. देखिए, the heat exchange between the system and the surroundings, the heat exchange between the system and the surroundings is equal to the algebraic sum. Algebraic sum of what? The change in the internal energy of the system and the work done on or by the system. Okay, sir? So let us suppose, students, dq be the heat exchange between the system and the surroundings. It will be equals to du plus dw. This u is the internal energy, so this du will be the change in the internal energy of the system. This w is the work done. It can be work done by the system or it can be work done on the system. So since this dq is the heat exchange between the system and surroundings, this du is the change in internal energy of the system and this dw is the work done on or by the system. Got it, students? अब स्टूडेंट्स यहां पर साइन कन्वेंशंस यूज होती हैं. साइन कन्वेंशंस यूज होती हैं. पहले आप ऐसा करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट कॉपी कर लें. साइन कन्वेंशंस फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं. ओके, चलिए एक काम करते हैं, जितनी जगह अवेलेबल है वहां पे साइन कन्वेंशंस डिस्कस कर लेते हैं. नाउ साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस, सबसे पहले हम हीट की बात करेंगे फॉर dq. तो साइन कन्वेंशन फॉर हीट एक्सचेंज याद रखें बेटा, अगर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता है तो हीट एब्सॉर्ब्ड इज टेकन पॉजिटिव. सिस्टम अगर हीट लूज करता है या हीट रिजेक्ट करता है देन द हीट इज टेकन नेगेटिव. हीट एब्सॉर्ब्ड, heat absorbed by the system is taken positive. Got it, sirs? Heat absorbed by the system is taken positive and the heat lost by the system is taken negative. Got it, sirs? तो बेटा हीट एक्सचेंज के लिए अगर सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया तो हीट एब्सॉर्ब को पॉजिटिव लेना है. सिस्टम ने हीट लूज किया तो हीट लॉस को नेगेटिव लेना है. फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज सिस्टम एब्सॉर्ब्स 20 जूल्स ऑफ हीट. तो सिर्फ कैलकुलेशंस में dq को +20 लेना है. और अगर कहीं ये गिवन होता कि द सिस्टम रिजेक्ट्स द हीट ऑफ 20 जूल तो सिर्फ dq का वैल्यू -20 जूल लेना है. बात समझ आ गई? तो आप पहले इसको कॉपी करें, फिर इंटरनल एनर्जी की कन्वेंशन और वर्क डन की कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूं. तो साइन कन्वेंशंस फॉर हीट. नाउ साइन कन्वेंशंस फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी के लिए सिर्फ दो बातों का खास ध्यान रखना है. पहली बात, द इंटरनल एनर्जी विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ओके, इन केस अगर मान लेते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. यह बात तब तक होल्ड करेगी जब तक स्टेट सिस्टम का चेंज नहीं होता है. द स्टेट of system remains unchanged.
remains unchanged. Okay, so if temperature increases, then this du is taken positive, मतलब इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा. टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा. इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेना है. और अगर टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज होता है, then the internal energy of the system will also decrease. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आपने नेगेटिव लेना है. बात समझ आ गई? क्लियर? टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेना है. टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव लेना है. फिर बात करते हैं सिंस अगर सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, तो बेटा स्टेट सिस्टम का जब चेंज होता है तो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज होता है. क्लियर? तो यहां पर याद रखें कि सिस्टम अगर सॉलिड स्टेट में है तो इंटरनल एनर्जी मिनिमम होता है. लिक्विड स्टेट में जब सिस्टम आ जाता है तो थोड़ा इंटरनल एनर्जी ज्यादा होता है. और जब सिस्टम गैसियस स्टेट में आ जाता है तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का मैक्सिमम हो जाता है. तो इंटरनल एनर्जी के लिए आपने ये वाली कन्वेंशन यूज करनी है. ओके, अब बात करते हैं सिर्फ वर्क डन की. अब बात करते हैं वर्क डन की. साइन कन्वेंशन फॉर dw, वर्क डन. याद रखें if the work is done by the gas, work is done by the gas. ठीक है, मतलब अगर एक्सपेंशन होता है और the system undergoes expansion, then this dw is taken positive. दूसरी बात याद रखें, if the work is done on the system, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. बेटा ऑन द सिस्टम मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था आपको. वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब सिस्टम के अंदर कंप्रेशन हो रहा है. वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज, या फिर और द सिस्टम अंडरगोस कंप्रेशन. ठीक है सर? क्लियर? तो याद रखें dw is taken नेगेटिव. dw को नेगेटिव लेना है. गॉट इट सर? तो ये कन्वेंशंस है dq, du और dw के लिए, जिसको आपने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में यूज करना है. कैसे यूज करना है मैं कुछ इलस्ट्रेशंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, तो आप ऐसा करें, पहले ये साइन कन्वेंशंस कॉपी कर लें. देखिए एप्लीकेशंस, ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की. आइसोथर्मल प्रोसेस की. सिंस मालूम है कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस व्हिच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में द चेंज इन टेम्परेचर
that is dt is always 0. Why? Because the isothermal process is carried out at constant temperature. तो बेटा अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है. Got it? And the first law of thermodynamics, dq is written as say du plus say dw. Okay? तो isothermal process में we can say that this dq it will be equals to dw. dq will be equals to dw. मतलब this implies that this dw is equals to say dq. मतलब if suppose say this dq is positive, मतलब बेटा सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया है, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस dw is positive. वर्क डन भी पॉजिटिव होगा. मतलब द सिस्टम अंडरगोज एक्सपेंशन. द सिस्टम अंडरगोज एक्सपेंशन. और अगर इफ सपोज से दिस dq is नेगेटिव, मतलब सिस्टम ने हीट लूज किया है, दिस इंप्लाइज दैट दिस dw is नेगेटिव. तो dw नेगेटिव है, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट इज द सिस्टम अंडरगोज कंप्रेशन. द सिस्टम अंडरगोज कंप्रेशन. बात समझ आ गई? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ है. कॉपी कर ले आप. इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. There is no heat exchange between the system and the surroundings. Okay, students? And if we are using the first law of thermodynamics, then we can say, using first law of thermodynamics, dq is equals to du plus say dw. Okay? Now this dq is equals to 0, so the 0 is written as say du plus say dw. Okay, students? So this implies that we can now say that this du is written as negative of dw. du is written as negative of dw. मतलब if suppose dw is positive, dw पॉजिटिव कब है? जब बेटा सिस्टम अंडरगोस एक्सपेंशन या फिर वर्क इज डन बाय द सिस्टम. एक्सपेंशन की बात हो रही है. अगर स्टूडेंट्स dw पॉजिटिव है, so this implies that this du is negative. du नेगेटिव निकल के आएगा. तो du अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है तो मतलब अगर कोई भी गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड करती है तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा. तो यहां से एक सिंपल सी बात समझ आ रही है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन इट ऑलवेज लीड्स टू कूलिंग ऑफ द गैस. ओके, सो एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू cooling of gas. Got it, sirs? अब sirs, अगर मानिए if suppose से this dw is negative, बेटा dw नेगेटिव कब होता है? dw नेगेटिव होता है कंप्रेशन में. dw नेगेटिव होता है कंप्रेशन में. So this implies that this du is positive. du is positive. तो कोई भी गैस अगर एडियाबैटिकली कंप्रेस करती है तो स्टूडेंट्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है. सो एडियाबैटिक कंप्रेशन लीड्स टू हीटिंग ऑफ गैस. एडियाबैटिक कंप्रेशन लीड्स टू हीटिंग ऑफ गैस. ओके सर, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. आप एक बार कॉपी करें. अब सर बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. Isocoric process. Isocoric process is it is carried out at constant volume. तो isocoric process में the volume is constant.
तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो मतलब द चेंज इन वॉल्यूम जीरो, और जो वर्क डन है इट इज रिटन एज प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम। अब क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो सिंस द वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq is equals to du plus a dw. Got it, since now as this dw is zero, so we can say that this dq is equals to du. तो मतलब आइसोकोरिक कंडीशंस में ध्यान से देखिए, इज सपोज से dq is पॉजिटिव, अगर dq पॉजिटिव है तो इसका मतलब du is पॉजिटिव। तो सिंस आइसोकोरिक कंडीशंस में जब सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का सिर्फ टेंपरेचर इंक्रीज होता है। तो आइसोकोरिक कंडीशंस में जब हीट सप्लाई करते हैं तो हीटिंग ऑफ द सिस्टम लीड्स टू ओनली इंक्रीज इन द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम, एंड इफ दिस dq is negative, this implies that du is negative. अगर सिस्टम हीट लूज करता है तो उसकी वजह से सिस्टम का टेंपरेचर डिक्रीज होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगा। बात समझ आ गई? तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया, कॉपी करें। यस सर, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस में हम मान लेते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है, उसको हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करने पर इट अंडरगोस मेल्टिंग। क्लियर? तो लेट अस सपोज से हम बात जब करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पर रह के बात करेंगे। मान लेते हैं लेट अस सपोज से m be the mass of the substance which undergoes melting, capital L latent heat of फ्यूजन बोलते हैं। बेटा जब मेल्टिंग यूज होता है मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्जन होती है तो टर्म यूज करते हैं फ्यूजन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ we can say that this dq is equals to du plus a dw. ओके, dw क्या है? dw वर्क डन। ओके, अब क्योंकि जब मेल्टिंग हो रही है तो मेल्टिंग में मान लेते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, द चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबली स्मॉल। से dv be the change in volume which is negligibly small. Okay, so we can say that this dv is taken to be zero. dv को जीरो लिया जा सकता है। अगर dv को जीरो लिया जा सकता है तो वर्क डन होता है प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्योंकि जीरो है तो जो वर्क डन है दैट इज आल्सो टेकन टू बी जीरो। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस dq is equals to du. dq is equals to du. So we can now say that this dq is written as m was the mass of the substance and capital L was the latent heat of the substance. Then says this du, it can be written as the final state of the system is the liquid state. So the internal energy of the substance in the liquid state minus the internal energy of the substance in the solid state. Got it, sir? So we can now say that the internal energy of the substance in the liquid state minus the internal energy of the substance in the solid state, it is equals to m into L. Got it? अब क्योंकि सिस्टम को हीट सप्लाई किया गया है तो m into L पॉजिटिव है। ओके, तो यहां से पता लगता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट से ज्यादा होगा। ओके, तो मेल्टिंग प्रोसेस की ये कैलकुलेशन है, आप इसको एक बार कॉपी करें। Now,
Now says, अब बात करेंगे बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस, मान लेते हैं सिस m is the mass of the liquid which undergoes boiling, और बॉइलिंग फिर से सिस बॉइलिंग पॉइंट पे हो रही है। m be the mass of the liquid, okay, capital L be the latent heat of vaporization, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ आ गई सर? मान लेते हैं V1 बी द वॉल्यूम इन लिक्विड स्टेट एंड V2 बी द वॉल्यूम इन गैसियस स्टेट। Got it, sirs? Okay. Now we can say, according to first law of thermodynamics, thus dq is equals to du plus dw. Okay, sirs? Clear? अब बेटा dq it will be equals to mass into the latent heat of vaporization. अब की बारी जो सिस्टम है, सब्सटेंस है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टर्म यूज करेंगे। dw वर्क डन, work done is pressure into the change in volume, so it will be pressure। अब ये जो प्रेशर है, जो बॉइलिंग है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है विच इज कांस्टेंट, so it will be the final volume minus the initial volume। Got it, sirs? And then du, it will be the change in the internal energy of the system. The final state of the system is the gaseous state, okay, and the initial state of the system was the liquid state, so it will be the internal energy of the system in the gaseous state minus the internal energy of the system in the liquid state. Placing all these three values over here, we can say it is m into L is equals to the internal energy in the gaseous state minus the internal energy in the liquid state, plus it is pressure, the atmospheric pressure, V2 minus say V1. Got it, sir? So it is the calculation for the boiling process which is obtained using the first law of thermodynamics. Got it, sir? समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, कॉपी कर ले। Now, the last application is the Mayer's formula। Mayer's formula, और ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। Mayer's formula is just the relationship between the molar specific heat of the gas at constant pressure and the molar specific heat of the gas at constant volume. That is, Cp minus a Cv is equals to R. The Cp is the molar specific heat of the gas at constant pressure, Cv is the molar specific heat of the gas at constant volume, and this R is the gas constant. तो इसे ऑब्टेन करने के लिए हम यहां पर सिस्टम कंसीडर करेंगे, और सिस्टम में हम आइडियल गैस को कंसीडर करेंगे, और आइडियल गैस it will be present, it will be contained within the cylinder which is provided with the frictionless in the movable piston। तो बेटा गिवन सिस्टम को हम दो डिफरेंट कंडीशंस में हीट सप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन, जब हम वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को कांस्टेंट रखेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करके एक रिजल्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद उसी सिस्टम को दोबारा इनिशियल स्टेट पे कंसीडर करेंगे, और अब की बारी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करेंगे। क्लियर? सो लेट अस सपोज it is the cylinder provided with the frictionless in the movable piston, and the ideal gas is enclosed within the cylinder which is provided with this frictionless in the movable piston। okay, तो पहले considerations लिख लें यहां। suppose
1 mole of ideal gas is enclosed within the cylinder provided with a frictionless and the movable piston. नेक्स्ट लाइन में लिखें, अब बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेट अस सपोज से द हीट सप्लाइड इज सपोज से dq, ओके, तो हीट सप्लाइड की वजह से सिस्टम का टेंपरेचर इंक्रीज होता है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन टेंपरेचर इज सपोज से dt। क्लियर? तो वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, आप लिखिए when the gas is heated at constant volume, let dq be the heat supplied and dt be the rise in temperature, dt be the rise in temperature of the system. So since according to first law, तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने हीट सप्लाई किया था, dq इज रिटन एज से du प्लस से dw। अब क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो सिंस द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, the volume is kept constant, so the change in volume will be 0. So the work done, which was equals to pressure into the change in volume, now this work done, it will be equals to 0. So we can say that this dq it will be equals to du. मतलब सिर्फ हम जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कराती है, मतलब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराती है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने गैस को पहले हीट सप्लाई किया है, dt राइज इन टेंपरेचर है। अब क्या करने वाले हैं, अब सिस्टम को वापस इनिशियल स्टेट में कंसीडर दोबारा करने वाले हैं और गैस को हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो यहां तक पहले आपने कॉपी करना है, कॉपी कर ले, आप पहले कॉपी कर लें इसको। यस सर, अब क्या करने वाले हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करने वाले हैं। क्लियर? तो सिस्टम को वापस इनिशियल स्टेट में दोबारा कंसीडर करेंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हेडिंग डालें, अंडरलाइन करें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, द सेम सिस्टम इज कंसिडर्ड इन द सेम इनिशियल स्टेट अगेन, and now the heat is supplied to the system at constant pressure. Clear? अब स्विच जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम हीट सप्लाई तब तक करेंगे जब तक राइजिंग टेंपरेचर पहले वाले केस के जितना ना हो जाए, मतलब राइजिंग टेंपरेचर दोनों केसेस में सेम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में आप इसको भी वर्ड्स में डाल दें, लेट dq डैश, अब क्या जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको dq डैश मान लेते हैं, let dq dash be the heat supplied to the system at constant pressure and the rise in temperature is same dt. Clear? Next line में लिखें, according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, we can say that this dq dash is equals to say du dash plus dw dash. dq dash is the heat supplied to the system at constant pressure. du dash is the change in internal energy of the system. dw dash is the work done by the system. तो ध्यान से देखिए, du dash दोनों केसेस में जो राइजिंग टेंपरेचर है सेम है। क्लियर? एक काम करें, वहां पर मैंने वैसे तो मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो du डैश इट विल बी इक्वल्स टू du। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट सप्लाई किया था तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था दैट वाज du। कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट सप्लाई किया है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट इज du डैश। बेटा दोनों केसेस में राइज इन टेंपरेचर सेम है, इसलिए जो राइज इन इंटरनल एनर्जी है वो सेम है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। Then we can say that this dw dash is written as
It is pressure multiplied with the change in volume, that is P dV. बात समझ आ गई सर? और dq डैश का वैल्यू लास्ट में डाल देंगे. So we can now say that this dq dash is written as say du dash की जगह पे du प्लस इट इज पी डी. ओके सर? और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया था वहां पर था नाउ सिंस दिस dq was equals to dq कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई किया था वो था, du इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम की वजह से जो इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम था, du इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है. So this implies that this dq dash can be written as say dq plus say p dv. ओके, अब यहां पर हम dq dash का वैल्यू लगाएंगे. Now this dq dash is written as since हमने 1 mole of ideal gas लिया था, say it will be 1 multiplied with Cp, the molar specific heat of the gas at constant pressure, multiplied with the rise in temperature. Rise in temperature दोनों केसेस में सेम है. So this dq is written as number of moles, they are 1 multiplied with the molar specific heat of the gas at constant volume multiplied with the rise in temperature or the change in temperature. Okay sir? बेटा ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर प्लेस करने वाले हैं. So this implies that thus dq dash can be written as Cp multiplied with dt minus say Cv multiplied with dt. It is equals to Pdv. Got it, sir? Now we can say that Cp minus a Cv multiplied with dt, it can be written as Pdv. Okay, sir? Now we are using the ideal gas equation. The ideal gas equation is PV is equals to nRT and the number of moles which are considered they are 1. So it is PV is equals to RT. Clear? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात. अब हम दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे with respect to temperature. Now differentiating on both sides with respect to temperature, it is PV, it is equals to d by dt of R into say T. Okay? तो सर ध्यान से देखिए, we can say P constant, so it is dV divided by dt. dV by dt is the differential of volume with respect to temperature. और बेटा RT को देखिए, RT में R गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, and the differential of temperature T with respect to temperature it will be 1. So we can now say that the P dV by dt is equals to R. Okay? Clear? आप ये कैलकुलेशन एक बार कॉपी करें. यस सर. अब ध्यान से देखिए, हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं. This implies that since the P dV can be written as P dV का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, it is R multiplied with dt. P dV का वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे. This implies that Cp minus Cv whole multiplied with dt, it is equals to R multiplied with dt. dt से dt cancel. Cp minus Cv is equals to say R. It is the required expression. हमें ये चाहिए था, तो ये जो रिलेशन है Cp minus Cv is equals to R, ये मेरा फॉर्मूला है. Cp molar specific heat of the gas था at constant pressure and Cv was the molar specific heat of the gas when the gas is heated at constant volume. Okay sir? So sirs, it is all about first law of thermodynamics. ये first law of thermodynamics यहाँ पे complete होता है. Sirs, next lecture के अंदर हमें heat engine, कार्नोट साइकिल डिस्कस करेंगे. कार्नोट साइकिल इस साल के लिए कोर्स में नहीं है और रेफ्रिजरेटर भी कोर्स में नहीं है, तो फिर भी हम इनको एक बार डिस्कस कर लेंगे. तो सिर्फ अभी हमारे पास में बचा है
हीट इंजन ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, कुछ इक्वेशंस आएंगी, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, उनके अंदर आपने सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करनी है, सिंपल कैलकुलेशन होगी, सॉल्व इजीली हो जाएगी, तो पक्का न्यूमेरिकल आएगा हीट इंजन का। कार्नोट साइकिल वैसे तो इंपॉर्टेंट होती है 5 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस साल कोर्स में कहते हैं नहीं है और रेफ्रिजरेटर भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स कर उनको भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? क्योंकि 11th आपकी हाउस एग्जामिनेशन है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कुछ भी, कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो इसलिए हम सारा कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल फॉर टुडे, द रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।